तो गाइस आइनॉक्स विंड में गिरावट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज 128 पर आकर के ये एक बेस लाइन है। इसके नीचे का बेस क्या है और क्या यहां से अब गिरावट वापस नहीं होने वाली है? क्या यहां से अब तेजी ही देखने को मिलेगी? इसको पता कैसे करें? मतलब कि कोई स्टॉक अगर गिरा है तो यहां से एक पर्टिकुलर बेस पर आकर के जहां स्टेबल हुआ है वहां से अब वापस बढ़ेगा या फिर और गिरेगा? इस पॉइंट को समझना इतना मुश्किल क्यों है? असल में मुश्किल इतना नहीं है जितना हम इसको बना देते हैं। बहुत प्यार से, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा वीडियो के आखिर में। बहुत ध्यान से देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, इस चीज के पैसे नहीं लगते। ठीक है। सो गिरावट के पीछे सबसे पहले तो हमको रीजन मालूम होना चाहिए। कोई भी स्टॉक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? ऐसे तो गिर नहीं रहा। अब मैंने कई कमेंट्स रीड करे, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था इन्वेस्टमेंट का, काफी लोगों के कमेंट थे, भैया कंपनी लग रहा है कोई स्कैम कर दिया है, कंपनी ने स्कैम किया है, बर्बाद कंपनी, बंद हो जाएगी, 10 रुपए पे गिर जाएगा, इरेडा 50 रुपए पे आ जाएगा, वारी एनर्जीज गिरा तो भैया अब तो 200 रुपए पे आ जाएगा। अरे भाई शांत हो जाओ, पहले तो ये पता करो कि गिरा क्यों है। आपके पास न्यूज आती है कि CERC नए नॉर्म्स, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आ रहे हैं क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। अरे भैया ये है क्या चीज? एनर्जी स्टोरेज, विंड एनर्जी और साथ में सोलर एनर्जी। इस अपडेट से आप फेमिलियर डेफिनेटली होंगे, क्योंकि पिछले 2-4 वीडियो से, 2-4 दिन से मैं आप लोगों के साथ इस अपडेट को कई बार डिस्कस कर चुका हूं एनर्जी ग्रुप, एनर्जी स्टॉक्स के अंदर। ठीक है। अब ये एक रीजन है, इससे आपके विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कंपनीज पर गिरावट आई और वो आ भी रही है। आपने देखा वारी, प्रीमी एनर्जीज, इरेडा और आइनॉक्स विंड गिर चुके हैं इस न्यूज की वजह से। अब हमारे पास न्यूज है, हमारे पास रीजन है। इसका इंप्लीमेंटेशन मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है 1 जनवरी 2026 को, यानी हमारे पास तारीख भी है। तो हमें पता है कि भैया ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये टेंशन वाला टाइम फ्रेम है इन कंपनीज के लिए, इस सेक्टर के लिए। ऑल दो हमारे पास एक न्यूज और है जो मैंने कल आपके साथ वारी ग्रुप में डिस्कस करी थी। सॉरी फॉर दैट। एक न्यूज और है जो मैंने आप लोगों के साथ कल वारी एनर्जीज के वीडियो में डिस्कस करी थी, जो कि CERC के इस नए रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़े टाइम के लिए डिले करने के लिए। तो जरूर देख लेना उसको। बट अभी हमारे पास ये नेगेटिव न्यूज है, तो हमें पता चल गया भैया खबर क्या है। क्या हमारे पास कुछ और रीजंस है या फिर ये गिरावट और कितनी पड़ सकती है? इसके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी की अभी भी जो वैल्यूएशन है ये अच्छी है या फिर नहीं। तो अब हम आते हैं कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज पे। ठीक है। कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज हम देख रहे हैं 49%, 39%, 66, 246, 123, 177, 83, 98, 81, 142 और 2025 के अंदर ना इस कंपनी की वैल्यूएशन बिगड़ी है। यानी कि 2025 में अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे ना, ये खराब गई है। इससे खराब ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में एक बार भी नहीं दी। अभी आपने देखा, इससे खराब ग्रोथ 29% और 53%, इतनी खराब ग्रोथ कंपनी ने इतने लंबे टाइम के अंदर नहीं दी है। और अगर आप 2025 का चार्ट देखोगे, क्या 2025 की हालत कंपनी की बुरी रही है? तो भैया ये है चार्ट आपके सामने। यानी कि आपको अब पता चला भैया खबर क्या है, गिरावट क्यों हो रही है, ये आपको पता लग गया। आपने देखा कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कैसा है, उसको आपने चार्ट पर रखा, तो भैया पिक्चर आपके सामने आ गई कि ये जो गिरावट आई है ना, कंपनी की वैल्यूएशन अभी ज्यादा है। अगर ज्यादा वैल्यूएशन है तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिरा है, मतलब कंपनी का EPS भी गिरा है। और ये पॉइंट आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है आपसे। तो जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं, हमारा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होता है। अगर आप इस पॉइंट को समझ रहे हो तो प्लीज बहुत ध्यान से इसको इंप्लीमेंट किया करो। आप ही के फायदे का काम है, किसी और का फायदा या नुकसान नहीं है इसके अंदर। 2 ग्रोथ परसेंटेज कंपनी की गिरी है। दिसंबर क्वार्टर में क्या कंपनी इस ग्रोथ को बढ़ा सकती है? ऑल्दो अगर हम दिसंबर क्वार्टर देखें पास्ट कंपनी का, तो हमें नजर आता है कि दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर अच्छा देखने को मिलता है। और हर साल की यही कहानी है कंपनी की, हर साल दिसंबर क्वार्टर सितंबर से अच्छा आता है। अब आप कहोगे भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना कंपेयर नहीं करते हैं, तू क्या बेवकूफ है क्या? ये कमेंट जरूर आएगा, पक्का आएगा, हर वीडियो में आता है जब भी मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनर्जी सेक्टर कंपनीज को कंपेयर करता हूं। लेकिन भैया
हम एनुअल बेसिस पर ग्रोथ देख रहे हैं? तो ये कमेंट करने से पहले रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम एनुअल बेसिस पर देख रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर जो है वो सितंबर से बड़ा आता है। तो क्या हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं 1150 करोड़ के रेवेन्यू की? अगर 1150 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता है तो क्या कंपनी ये ग्रोथ को बढ़ा पाएगी? 53% के ग्रोथ को ही हमें बढ़ाना है, यानी एनुअल बेसिस पर हम ग्रोथ देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नहीं देख रहे। क्योंकि हमें रिवेन्यू बड़ा चाहिए तो हमको ये ग्रोथ इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि चार्ट की वैल्यूएशन एक्यूरेट हो। तो अभी गिरावट और आ सकती है क्योंकि ये इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी शायद देखने को ना मिले, ठीक है। तो अभी हम एंटिसिपेट करते हैं शायद आने वाला 1 महीना और स्टॉक को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम दूसरे ग्रोथ देखते हैं इसके। कंपनी का ईपीएस हमने देख लिया कि कंपनी का ईपीएस जो है ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम रहेगा। एक बार इसका ईपीएस देख लेते हैं कितना चल रहा है, ठीक है। ऑल्दो कंपनी का ईपीएस फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस बड़ा है, बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कम है। और अगर हम यहां से 2024 से लेकर के 2025 जून तक का कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो यहां हर क्वार्टर के अंदर ग्रोथ काफी बड़ा था, लेकिन 2.62 से 2.93% का ये ग्रोथ जो है कंपनी का बहुत छोटा ग्रोथ है, ठीक है। यहां ग्रोथ परसेंटेज काफी कम है और रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हुआ है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो इंक्रीज है, बट पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन पर जो आप यहां ग्रोथ देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग अभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम है, यानी कंपनी का ईपीएस जो इंक्रीज हुआ है वो काफी कम है। यानी हमको ग्रोथ बड़ा चाहिए ताकि ईपीएस भी आपका इंक्रीज हो। आई गेस ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, लाइक भी कर दिया करो। ये है कंपनी का पीबी और ये है कंपनी का पीई। अब पीबी जो है वो 3.18 का है, 3.18 का पीबी है। ऑल्दो पीबी रेशियो जो आपका होता है वो 1 से 3 के बीच में होना जरूरी है, यानी इस समय पीबी भी ज्यादा है, इसका मतलब पीबी ज्यादा है, इसका मतलब पीई भी कंपनी का ज्यादा है, यानी ईपीएस भी कंपनी का कम है, रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का कम है। जबकि ये दोनों पॉइंट्स आपके कम होने चाहिए थे, पीई और पीबी जो कि अभी हायर है, और आपका ईपीएस ज्यादा होना चाहिए था जो कि अभी कम है क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका कम है। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी सी महंगी है। तो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बढ़ना जरूरी है ताकि ये सभी फैक्टर्स कंपनी के इवैल्यूएट हो सके एक ब्रेकआउट के लिए। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो स्टॉक बुलिश है। ऑल्दो इस तरह के टेक्निकल्स पर स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देता है, कोई भी स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट की तरफ जाता है इस बुलिश टेक्निकल्स पर, लेकिन ये आइनॉक्स विंड क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके एमएसीडी सिग्नल जो है ये इस समय बेयरिश है, -3 -4 के एमएसीडी सिग्नल है जो कि बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करते हैं, यानी अभी और करेक्शन आने के चांसेस हैं। बट भैया इस करेक्शन को हम समझे कैसे? चलो ठीक है, मान लिया 128 पर हमारा एक मिड बेस है, ठीक है, हम मान लेते हैं चलो ये आपका चार्ट पैटर्न है, यहां से गिरते गिरते आप इस समय इधर बैठे हुए हो, ठीक है, और इसको हम मार्क करेंगे 118 मार्क कर लेते हैं, नहीं इसको हम 112 के आसपास मार्क करके चलते हैं, और ये आपका 128 है। अभी मैंने ये 112 मार्क क्यों किया है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखो, इधर ये ट्रेंड आपको बहुत करीब दिख रहा है 128 के। तो आपको नजर आ रहा है कि जब भी आप ऊपर से नीचे गिरते हो आपको यह देखना जरूरी है कि पुराने बेसिस आपके क्या थे। पहले भी इन पास्ट 128 आपका एक बेस रहा है और अभी भी 128 बेस पर आकर के आज आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, ये है कंडीशन आपकी। अब आप इस ग्राफ को अगर और देखोगे, इस ट्रेंड को अगर और यहां पर देखोगे तो आपको नजर आता है कि अराउंड 134 के पास में आपका पुराना बेस था। जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपके पुराने बेसिस क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। किसी भी रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए चाहिए होता है एक हैंगिंग बेस। समझना मुश्किल रहेगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, अगर आप रेगुलर हो, ये हैंगिंग बेस, रिजेक्शन, रिस्ट्रिक्शन,
आप समझ रहे होगे अगर आप रेगुलर हो, लेकिन अगर पहली बार आए हो, रेगुलर रहने की कोशिश करना, शायद आपको कुछ सीखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका बेस। 124 134 आपका बन जाता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए चाहिए होता है हैंगिंग बेस, सस्टेनेबिलिटी, यानी आपका रिस्ट्रिक्शन बहुत करीब है। एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है और इस समय स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पर है। तो ऐसे में अगर हम और बेयरिश मोमेंटम लेकर के चलते हैं कि भैया यहां से करेक्शन अगर और आ जाती है, फॉर एग्जांपल 134 आपका सस्टेन नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं दे पाता, तो उस कंडीशन पर आपको पता होना चाहिए कि 128 से अगर गिरावट आई तो हमारा नेक्स्ट बेस लाइन क्या होगा, ये होगा 112 पर, क्योंकि पहले ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है। तो ये जो आपने यहां पर पूरा ये स्विंग देखा अभी आपने, ये लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो, ये आपको बता रही है कि कौन सा आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन और कब वो रिस्ट्रिक्शन गिरते में आपका बेस बनेगा और कब आपका नया बेस आएगा, क्योंकि पुराना बेस भी आपका वही बना था जहां पर आपका फिर से बेस बना है। बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं, बहुत मुश्किल है समझ जाना इस सब चीजों को जो मैंने इतने सालों में समझी है, इतने सालों में सीखी है। किताबें पढ़ो, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, मत पढ़ना। एक्सपीरियंस से मार्केट में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, एक्सपीरियंस से, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपका खुद का होना चाहिए, चुराना मत उसको। किसी और का एक्सपीरियंस चुराओगे तो धोखा खा जाओगे भैया। जब तक खुद एक्सपीरियंस करके नुकसान या प्रॉफिट नहीं कमाओगे, वो एक्सपीरियंस नहीं कहलाता। जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सिर्फ आप कुछ स्टोरीज जान सकते हो, कहानियां सुन सकते हो, लेकिन उससे सीखा नहीं जाता। सीखा तभी जाता है जब खुद एक्सपीरियंस किया जाए। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।